मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की डेफिनेशन है कि मॉलिक्यूलर बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ बायोलॉजिकल एक्टिविटी एट अ मॉलिक्यूलर लेवल, यानी कि सब चीजें सबसे पहले आपका लेवल होता है एटम्स का, फिर मॉलिक्यूल्स आते हैं, फिर सेल बनता है, फिर टिश्यूज होते हैं, फिर आगे ऑर्गन में जाता है. So at a molecular level, it focuses on the interactions and relationships between the various systems of cell, including the interrelationship of DNA, RNA and protein synthesis, and how these interactions are regulated. अच्छा, इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है. बस इसको हम यहीं तक ही रहने देते हैं. मेरा पार्ट डाल सकते हैं. जब आप लोगों ने इतनी चीज़ें पढ़ी नहीं है, ये जो मैंने नोट्स बनाए थे ये सारा पूरा सिलेबस पढ़ने के बाद बनाए थे, तो उसमें बच्चों को ये चीज़ें आ चुकी थी. अब ये सिस्टम है. फिर इसकी सिग्निफिकेंस क्या होती है पढ़ने की? उन्होंने कहा है कि सिग्निफिकेंस ऑफ स्टडीइंग दीज ब्रांचेस. तो सिग्निफिकेंस स्टडीइंग ये है कि एवोल्यूशनाइज्ड अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ प्रोसेस. अगर आप पढ़ते हैं मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, आपको पता चलता है कि अच्छा लाइफ के जो प्रोसेसेस हैं वो किस तरह से हो रहे हैं, उनका अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करते हो, सब होता है. फिर आपको इसमें इसकी वजह से, पढ़ने की वजह से, जब आपके दिमाग में क्वेश्चंस आएंगे तो मेडिसिनल फील्ड में, एग्रीकल्चर में, बायोटेक्नोलॉजी की फील्ड्स के अंदर भी एडवांसमेंट्स होंगी. लाइक जैसे जीन थेरेपी हो रही है आजकल, जेनेटिक डिजीजेस हो रही हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स बन रहे हैं. जैसे आपने देखा है कि कुछ इस तरह के लोग बिल्कुल लाइक आर्टिफिशियली इंसान क्रिएट हो रहे हैं, कुछ इस तरह के रोबोटिक इस तरह के. तो वो सब चीज़ें मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के थ्रू हो रही हैं. ये देन फिजियोलॉजी पे आ जाता है. तो फिजियोलॉजी इज स्टडी ऑफ फंक्शंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड देयर पार्ट्स. तो इसमें हम एनाटमी और फिजियोलॉजी में मैंने यही डिफरेंस बताया था कि एनाटमी है स्ट्रक्चर्स को पढ़ना एंड फिजियोलॉजी है उनकी फंक्शंस को पढ़ना. स्टडी ऑफ फंक्शंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड देयर पार्ट्स. It deals with mechanical, physical, and biochemical functions of organisms, as well as the ways in which these functions are maintained. ठीक है, इसकी पढ़ने की सिग्निफिकेंस क्या है कि ये आपको अंडरस्टैंड करवाता है हाउ ऑर्गेनिजम्स फंक्शन, अडैप्ट टू देयर एनवायरनमेंट्स एंड मेंटेन होम्योस्टेसिस. होम्योस्टेसिस एक प्रोसेस है जो कि आप लोग आगे एक चैप्टर में पढ़ेंगे. बट जैसे इसमें होता है कि अगर आपको फीवर हो रहा है तो बॉडी का टेम्परेचर इंटरनली बढ़ रहा है एज कम्पेयर टू टेम्परेचर जो बाहर का एनवायरनमेंट का जो टेम्परेचर है, तो उसमें भी बॉडी आपकी वर्क करती है कि दोनों टेम्परेचर एक बराबर आ जाए. तो ये सब चीज़ें फिजियोलॉजी में हेल्प होती हैं. Then applications in various fields including medicine where it helps to understand how diseases affect the body and develop treatments. और सबसे इम्पोर्टेंट बात, हमने इस चैप्टर के ग्रैंड टेस्ट का जो प्रैक्टिस टेस्ट है उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है. आप डिस्क्रिप्शन में जाकर ये ऊपर पहला लिंक है प्रैक्टिस ग्रैंड टेस्ट को, यहाँ पे जाएं और सॉल्व करें और प्रैक्टिस करें. यहाँ से आपने अगर प्रैक्टिस कर ली, आपके एग्जाम्स के अंदर एमसीक्यूज के अंदर 100% मार्क्स गारंटेड है. उसके अलावा अगर आपको हमारे फ्री नोट्स चाहिए, लेक्चर, गेस्ट पेपर्स, मॉडल पेपर्स चाहिए, तो इस पहली वाली लिंक पे क्लिक करके आप हमारे चैनल को ज्वाइन हो जाएं और दूसरी वाली लिंक को क्लिक करके आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है इम्पोर्टेंट प्रीमियम, उसको ज्वाइन हो जाएं. ठीक है, अगर आपको ट्यूशंस वगैरह के अंदर एनरोल होना है, कोई डाउट है, तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर, इस पर क्लिक करेंगे आप डायरेक्ट व्हाट्सएप पे चले जाएंगे और तमाम बुक्स के PDF इस वाले यहाँ पर आखिरी वाले आपके पास गिवन है. आप यहाँ से कोई भी बुक उठा सकते हैं, आपकी जो मर्जी चाहे, सारी की सारी क्लासेस का. इसके साथ साथ आपसे रिक्वेस्ट है, आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक भी करते हैं. Paleontology है. Paleontology की जैसे हमने डिस्कस भी किया MCQs में कि it is a scientific study of prehistoric life forms on earth through the examination of fossils. So इसमें examination of fossils होती है. Provides insights into the history of life on earth. ये लाइफ पहले कैसे लोग थे, पहले एनिमल्स किस तरह के थे, हर चीज़ की आपको वो डिटेल्स इसकी मिलती हैं. एंड चेंजेस इन अर्थ एनवायरनमेंट ओवर टाइम. सिग्निफिकेंट अगेन ये है कि आपको समझ में आए कि हिस्ट्री ऑफ लाइफ पता चले, एवोल्यूशन के प्रोसेसेस पढ़ सकें और पास्ट इकोसिस्टम्स वगैरह को समझ सकें. फिर देयर इज फार्माकोलॉजी. क्या बोला है? तो फार्माकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ drugs and their interactions with living systems. Drugs and interaction with living systems. It encompasses various aspects including drug discovery, design, action and safety. फिर सिग्निफिकेंस इसकी क्या है कि डेवलपमेंट और मेडिसिन को बनाना और मेडिसिन को समझना उन सब के लिए इंपॉर्टेंट है. फिर आपको समझ में आएगा कि अच्छा ड्रग्स कैसे वर्क कर रही हैं, उनके साइड इफेक्ट्स क्या हैं, हाउ टू यूज देम सेफली एंड इफेक्टिवली. तो इन सब चीज़ों में फार्माकोलॉजी का ही सारा मेन रोल होता है. कि यहाँ पर ये इन्होंने पूछा है कि डेफिनेशन क्या थी फार्माकोलॉजी की, तो हम डायरेक्टली उसी से शुरू होगा कि फार्माकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ड्रग्स वगैरह. सो इसमें ज़्यादा आपने लंबी नहीं करनी, हर चीज़ को नहीं बताना. बाकी अब जैसे हम एक एक क्वेश्चन करेंगे मैं आप लोगों को वही बताऊंगी कि कैसे आंसर स्टार्ट करना है, कैसे आंसर को लेकर जाना है, कैसे कंक्लूड करना है, कैसे एंड करना है. तो वैसे ही यही है सब. तो जैसे उसमें आपको डेफिनेशन पूछी थी. अच्छा, और प्लस जैसे हर क्वेश्चन में ये आप लोगों को मैं टिप दे दूँ कि जो भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करना चाह रहे हो उसके बाद साथ साथ क्वेश्चन के कीवर्ड्स डिफाइन बोला है तो आप ज़्यादा लंबी नहीं करेंगे, ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे. एंड गिव एटलीस्ट वन सिग्निफिकेंस. तो आपने बस ऐसी सिग्निफिकेंस की हेडिंग डालकर या सिग्निफिकेंस अलग से पैराग्राफ फॉर्म में करके
ऐसे ही लिख देना है। तो इसमें अलग से और मतलब ये नहीं बताना कि इसके साथ क्या होता है, ऐसी एग्जाम्पल बस चीज़ें नहीं देनी लंबी, बस डिफाइन करना है और एक सिग्निफिकेंस देनी है तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे, बिकॉज शॉर्ट क्वेश्चन यूजुअली 2 to 3 मार्क्स के ही होते हैं। सही है। एक इस तरह का कॉलम बनाकर डिफरेंस बताओ, या फिर जैसे मैंने यहाँ पे किया है ना कि एनाटॉमी वर्सेस मॉर्फोलॉजी या इस तरह से, तो बिकॉज बहुत लंबा करना नहीं है तो आप लोग बस एक लाइन में इसका बताएगा कि एनाटॉमी क्या होती है, फिर अगले उसमें मॉर्फोलॉजी बताएगा। एंड इसमें अगेन बिकॉज शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, सो आपने एनाटॉमी और मॉर्फोलॉजी की डेफिनेशंस नहीं देनी, बस डिफरेंस बताना है। जैसे अगर हम स्टार्ट करें आंसर करना, तो एनाटॉमी क्या होती है और मॉर्फोलॉजी क्या होती है, तो इसका डिफरेंस अगर बताऊँ, एनाटॉमी फोकसेस ऑन द इंटरनल स्ट्रक्चर्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स, their arrangement in their relationships. Meanwhile, morphology studies the external and internal structure of organisms as a whole. यानी एनाटॉमी सिर्फ अंदर का देख रही है कि आपके अंदर बोन्स कैसी हैं, आपके ऑर्गन्स कहाँ पर हैं, किस तरह के स्ट्रक्चर्स हैं उनकी, वो सब चीज़ें एनाटॉमी देखती है, जैसे लाइक ओनली द इंटरनल स्ट्रक्चर। आपके ऊपर का फेस के स्ट्रक्चर्स क्या हैं, हैंड का क्या है, या स्किन के ऊपर किस तरह की चीज़ें, वो चीज़ें एनाटॉमी नहीं देखती। एनाटॉमी एक्सटर्नल चीज़ें नहीं देखती। फेडरल बोर्ड के एनुअल एग्जाम्स का डर है, लेकिन ये नहीं पता कि तैयारी कहाँ से करनी है। दूसरी बात ये नहीं पता कि एग्जाम के अंदर सवाल का जवाब लिखना कैसे है, कैसे सेंटेंसेस को फॉर्म करना है, कैसे हमें फुल के फुल मार्क्स मिले। तो भाई घबराना किस बात से, हमारी बैच इसी प्रॉब्लम को तो सॉल्व करने आई है। तो आप भी हमारे बच्चों की तरह 97.8 परसेंटेज ला सकते हो, 98.27 परसेंटेज ला सकते हो, फातिमा की तरह, अगली फातिमा आप बन सकते हो। आप 505 मार्क्स ले सकते हो आउट ऑफ 520। अच्छा जी, कैसे? हम आपको सिखाते हैं कि एग्जाम के अंदर लिखना कैसे होता है, ग्रेड टेस्ट प्रोवाइड करते हैं। देखें जी, हमारे पास है पाकिस्तान की वन ऑफ द बेस्ट फैकल्टी। आप कोई भी सब्जेक्ट लेना चाहें, आपका जो दिल करे, आप सारे सब्जेक्ट्स लें, सिर्फ और सिर्फ 3000 रुपये में पूरे साल में। आपको एग्जाम राइटिंग मेथड सेशन दिए जाते हैं कि सवाल का जवाब लिखना कैसे, डिफरेंस वाला अलग क्वेश्चन, डेफिनेशन अलग, एग्जाम्पल वाला अलग, मैथ के सवालों का जवाब अलग होता है। आपको टॉपर बच्चों के नोट्स दिए जाते हैं, आपको फुल बुक के नोट्स, क्वेश्चन आंसर्स, लाइव क्लासेस के अंदर कॉन्सेप्ट पढ़ाया जाता है आपको, और उनकी रिकॉर्डिंग्स भी दी जाती हैं। भैया और क्या चाहिए? अच्छा, और मज़े की बात, ग्रैंड टेस्ट से हमारा समझो पेपर लगता है। ये हमारा है केमिस्ट्री का ग्रैंड टेस्ट, इसका सवाल नंबर तुम नोट करो ये। तो भैया इस ग्रैंड टेस्ट में से आपके 3 सवाल लगे हैं क्लास 9 के केमिस्ट्री के पेपर में, इस साल जो नए सिलेबस से हुआ था 2025 के अंदर ग्रेड 9 का। तो इतने इंपॉर्टेंट हमारे ग्रैंड टेस्ट होते हैं, सारे आपको दिए जाते हैं। तो भैया देर किस बात की, इस नंबर पे कांटेक्ट करें और अभी रजिस्टर करवाएं। बट मॉर्फोलॉजी जो है वो एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों के ऊपर बात करती है और एज अ होल डिस्कस करती है कि अच्छा इंटरनल चीजें और एक्सटर्नल मिलके क्या काम कर रहे हैं, ये इनका शेप क्या है, इनकी फॉर्म क्या है, ये सब चीजें समझ में आया। तो इसलिए वी आर ओनली राइटिंग अबाउट द डिफरेंस, नॉट द डेफिनेशन, और कोई और चीज एक्सप्लेनेशन वगैरह नहीं देनी। देन साइटोलॉजी एंड जेनेटिक्स। साइटोलॉजी क्या होगा? साइटोलॉजी सेल्स को डिस्कस करता है, सेल्स के बारे में बात करता है, उनका स्ट्रक्चर, फंक्शन, ऑर्गेनिज्म एंड ऑर्गेनाइजेशन, सब चीजें। जेनेटिक्स जो है वो स्टडी ऑफ जीन्स है, and heredity, genetic variation in organisms. Genes, heredity and genetic variation. Focus on DNA, RNA, chromosomes वगैरह सारी चीजें। अब सेल्स के अंदर ये सब चीजें होती हैं, लेकिन साइटोलॉजी एक अलग स्टडी है जो कि पूरा सेल्स के बारे में ही डिस्कस करती है। और जो जेनेटिक्स है वो आपके सेल के अंदर का जो पार्ट है, जीन्स या डीएनए, आरएनए, उनके ऊपर से पूरी स्टडी है। सही है, तो दैट इज अ डिफरेंस। फिर बायोटेक्नोलॉजी और इम्यूनोलॉजी का पूछा है इन्होंने। तो biotechnology is the use of living organisms and their components to develop products for various purposes, including genetic engineering. Immunology is the study of immune system which protects our body from disease. ठीक है, बेसिक बातें हैं, सब पढ़ा हुआ है। मरीन बायोलॉजी क्या होती है? मरीन बायोलॉजी एंड इकोलॉजी। तो मरीन बायोलॉजी स्टडी ऑफ ऑर्गेनिजम्स that live in the ocean and their interactions with marine environment. तो ओशन की जो चीज है ऑर्गन्स, उनके बात करनी है, और फिर इंटरेक्शन विद मरीन एनवायरनमेंट। फिर इकोलॉजी जो है वो आपका दिखती है कि किस तरह से ये जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं। सो मरीन बायोलॉजी का इकोलॉजी का हमने ये डिफरेंस देख लिया। तो इकोलॉजी में जैसे आप लोग ऑर्गेनिजम्स इंटरेक्ट विद ईच अदर, इसकी पूरी बात हो रही है। फिर इसमें प्रेडेशन है, कॉम्पिटिशन है, एबायोटिक, इनबायोटिक फैक्टर्स, सब चीज़ें आती हैं। आई होप दैट्स क्लियर। फिर क्वेश्चन नंबर 3 है जिसमें क्या है, हेल्दी लाइफ ऑफ पर्सन डिपेंड्स ऑन हेल्दी लाइफ चॉइसेस, हाउ स्टडी ऑफ बायोलॉजी इज गोइंग टू हेल्प यू विद अ हेल्दी लाइफ। अब वो कह रहे हैं कि बायोलॉजी पढ़ने से आप हेल्दी लाइफ कैसे मेंटेन कर सकते हो, क्या से फायदा होगा पढ़ने। क्वेश्चन है, इसमें इन्होंने कोई क्लियर मतलब कीवर्ड नहीं दिया हुआ, ना डिफाइन दिया है, ना डिस्टिंग्विश दिया है, ना एक्सप्लेन दिया है। इसने पूछा है कि हाउ स्टडी ऑफ बायोलॉजी इज गोइंग टू हेल्प यू। तो बस अब आपने इसमें डायरेक्टली टू द पॉइंट आंसर ही देना है। तो उसमें बताएंगे कि बायोलॉजी empowers us to live healthier lives by providing crucial knowledge about the human body,
disease prevention, impact of environment on our well-being, understanding on how our body functions, the importance of nutrition and exercise, and causes and spread of diseases allow us to make informed choices about our health and take proactive steps. अब अगर आप खुद भी सोचें कि आप बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, आप सारे डिजीजेस के बारे में पढ़ रहे हैं, आप इतने ऑर्गन्स के फंक्शंस के बारे में पढ़ रहे हैं, तो आप ज़्यादा अपने बारे में कॉशियस हो गए, आपको अपने बारे में ज़्यादा अवेयरनेस होगी कि अच्छा हमारे अंदर ये चीज़ें हो रही हैं, या अगर कोई डिजीज़ का है, मतलब डिजीज़ है, तो फिर से प्रिवेंट कर सकते हैं, ये चीज़ क्यों कॉज हो रही है, कैसे जो ट्रीटमेंट क्या होगा, इस तरह की चीज़ें। फिर आपको पता चलता है कि अच्छा न्यूट्रिशन का क्या इम्पैक्ट है, एक्सरसाइज कितनी इंपॉर्टेंट है, तो हम ज़्यादा अच्छी इन्फॉर्म चॉइसेस लेते हैं अपनी लाइफ के बारे में, हेल्थ के लिए। ठीक है। देन व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ द फॉलोइंग साइंटिस्ट? तो जो AFA किंग है, इन्होंने मॉस्किटोज एंड मलेरिया के ऊपर वर्क किया था, ये चीज़ ऊपर कहीं पे मेंशन है। फिर रोनाल्ड रॉस ने ट्रांसमिशन ऑफ मलेरिया वाली डिस्कवरी की थी, जो कि अभी हमने ऊपर डिस्कवर की पूरा दिखा है ना, किंग यहाँ पर मेंशन है। ये जो है AFA किंग लिस्टेड 20 ऑब्जर्वेशंस इन क्रॉस स्प्रेड ऑफ मलेरिया। तो उसके बाद रोनाल्ड रॉस ये रहा, ये रोनाल्ड रॉस, ये एग्जाम में आ सकता है, तब याद रखिएगा ये कौन है। फिर उसके बाद लेवरन जो है, इनका नाम मेंशन है कि नहीं है, नहीं ये मेंशन नहीं है, बट इसमें दिया हुआ है तो मैं बता देती हूँ। जो लेवरन है, इन्होंने डिस्कवर किया था एक सिंगल साइज ऑर्गेनिज्म प्लाज्मोडियम, जो कि मलेरिया कॉज करता है। ठीक है। फिर अब क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाते हैं। ऑब्जर्वेशंस आर मेनली टू टाइप्स, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। ये बात हमने की थी। सॉर्ट द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस अकॉर्डिंग टू दीज टू टाइप्स। अब जो कलर ऑफ कैट है, अगर मैं आप लोगों से पूछूं तो वो क्या लगता है, ये क्वांटिटेटिव है या क्वालिटेटिव है? या हाइट ऑफ जिराफ? जो कलर को आप कहीं नंबर्स में डिफाइन कर सकते हैं, नहीं कर सकते, कलर को नहीं कर सकते, ये भी क्वांटिटेटिव चीज है। जहां जहां नंबर आ जाते हैं दैट इज क्वांटिटेटिव। फिर है शेप ऑफ लीव्स। शेप को आप ना मेजर नहीं कर सकते, ना आप शेप को नंबर्स में डिफाइन कर सकते हैं। द शेप इज अ क्वालिटेटिव फैक्टर। फिर आता है क्लाइमेट ऑफ डेजर्ट। तो डेजर्ट का क्लाइमेट भी क्वालिटेटिव फैक्टर है। स्पीड ऑफ टाइगर, हावेवर, स्पीड अगर बात आ रही है तो आप ये देख सकते हो कि अच्छा क्या स्पीड है, कितनी तेज भाग रहा है, तो वो नंबर्स में आता है, दैट इज क्वांटिटेटिव। और सॉन्ग ऑफ अ बर्ड, यानी बर्ड किस तरह से बोलती है, क्या सॉन्ग उसका होता है, तो दैट इज अ क्वालिटेटिव फैक्टर। ठीक है। ये सारी बेसिक शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, तो बिकॉज ये शॉर्ट है तो आप बस वन वन वर्ड आंसर दे दीजिए। फिर क्वेश्चन 6 पर आ जाते हैं हम। A Nobel Prize winner gave a hypothesis about effects of COVID-19 vaccine. Can it be wrong? Why? Where reduction hypothesis that vaccination of COVID-19 can reduce the severity of complications in case of infection. ठीक है। सो अब वो कह रहे हैं कि किसी ने एक बंदा है जो नोबेल प्राइज विनर, जिसने कोविड की वैक्सीन के ऊपर एक हाइपोथेसिस दिया। क्या ये हाइपोथेसिस गलत हो सकता है? हाँ, बिल्कुल हो सकता है। Hypothesis can be wrong since the hypotheses are made on limited evidence and without investigation. The hypothesis गलत हो सकता है, ये बात आपने पहले मेंशन कर दी। अब मैं आप लोगों को आंसर्स लिखना सिखा रही हूँ। सो बिकॉज पहला क्वेश्चन क्या था, कैन इट बी रॉन्ग। सो कैन इट बी रॉन्ग आपने इसी से स्टार्ट करना है। येस द हाइपोथेसिस गिवन बाय, अब ये इतना लंबा करना है नहीं करना तो आपकी मर्जी है। गिवन कैन बी रॉन्ग सिंस द हाइपोथेसिस आर मेड ऑन लिमिटेड एविडेंस। अब ये पूछा है नेक्स्ट क्वेश्चन वाई, तो अब ये वाई का आंसर हो रहा है because they are made on limited evidence and without investigation. ठीक है। The reasons that may be wrong, पूरा इसका डिटेल में बताएंगे। The reasons that may be wrong are incomplete or insufficient data, as then the hypothesis would not be generalizable in broader context. The methodologies could also be wrong or have errors in sampling and data collection. Deductions that can be made from this hypothesis are, सब लोगों ने कहा कि deductions बताएं क्या क्या हो सकती हैं। तो reductions है, reducing the severity of disease is one of the outcomes of a successful immune response. Clinical trials have shown that COVID-19 vaccines reduce hospitalization and severe cases. ये हमने इन्हीं बातों को रिडक्शन वाली फॉर्म में करके ओके। देन क्वेश्चन नंबर 7 में आ जाते हैं। मलेरिया, इसे मलेरिया को बिल्कुल ही खत्म करना या एराडिकेट करना ये बिल्कुल इम्पॉसिबल चीज क्यों है, हम इसका बताएंगे कि एराडिकेटिंग मलेरिया इज चैलेंजिंग एंड नियर टू इम्पॉसिबल, क्योंकि जो पैरासाइट है प्लाज्मोडियम, ये इसकी कॉम्प्लेक्स लाइफ साइकिल है, यानी कि ये ह्यूमंस के अंदर भी रहता है और मॉस्किटो होस्ट के अंदर भी रहता है। तो अब आपको इसको बिल्कुल ही खत्म करना है, तो सारे मॉस्किटोज जिसके अंदर उनकी रेजिस्टेंस डेवलप हो गई है उनको भी खत्म करना पड़ेगा। इंसेक्टिसाइड से रेजिस्टेंस आ गई है, तो अब हर चीज़ की ना बहुत मुश्किल हो गई है। फिर बहुत सारे ऐसे एरियाज हैं मलेरिया एंडेमिक रीजन्स, जहाँ पर मलेरिया की मतलब प्रिवेंशन या जो हेल्थ की ट्रीटमेंट्स हैं, कि कैसी दवाई देनी है, कैसे साफ पानी हो, सब चीज़ें हो, ये भी बहुत लिमिटेड है।
तो इसलिए इसको बिल्कुल कम्प्लीटली खत्म करना मुश्किल है। और प्लस कोई वैक्सीन अभी तक नहीं बनी है जो कि 100% इफेक्टिव हो, जो जिससे कम्प्लीटली इफेक्टिवली मलेरिया खत्म हो सके। सो ये सारे रीजंस हैं जो कि आपके पास इरेडिकेटिंग मलेरिया मुश्किल है। डायग्राम शोज वन इंसेक्ट, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। अच्छा, तो पहला है व्हाई डू वी यूज अ वर्ड वेक्टर फॉर मॉस्किटो। वेक्टर कोई ऐसा मॉस्किटोज के लिए यूज होता है क्योंकि दे ट्रांसमिट पैथोजेंस फ्रॉम वन होस्ट टू अनदर। यानी कि एक इंसान के अंदर जो प्लाज्मोडियम था उससे उठाकर दूसरे इंसान के अंदर पहुंचा देते हैं, इसलिए ट्रांसमिट करते हैं पैथोजेंस को, तो वो वेक्टर हुआ। इन द केस ऑफ मलेरिया, मॉस्किटोज एनोफिलीज एक्ट एज वेक्टर बाय कैरिंग द प्लाज्मोडियम फ्रॉम वन इन्फेक्टेड इंडिविजुअल टू द हेल्दी। फिर है व्हाट इज द नेम ऑफ ऑर्गेनिज्म व्हिच ट्रांसमिट्स मलेरिया डिजीज इन मैन एंड बर्ड्स। तो प्लाज्मोडियम है वो स्पीशीज जो कि मलेरिया फैलाती है। प्लाज्मोडियम वायरस वो सारी चीजें। और बर्ड्स में प्लाज्मोडियम ब्रेनिक्टम है जो कि कॉमन स्पीशीज है। फिर व्हाट वाज द मेन पर्पस ऑफ एक्सपेरिमेंट बाय रोनाल्ड रॉस। तो रॉस ये चाहता था कि वो डेमोन्स्ट्रेट कर सके कि रोल ऑफ मॉस्किटोज, शो द रोल ऑफ मॉस्किटोज इन द ट्रांसमिशन ऑफ मलेरिया, ये इनका काम था। The experiments were designed to prove that mosquitoes are vectors that carry the plasmodium parasites, completing the parasite's life cycle to humans. ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 9 का आते हैं, why Ross did not allow the infected mosquitoes to bite a healthy person। अच्छा, हेल्दी पर्सन को क्यों बाइट करने से अलाउ नहीं किया था? क्योंकि जाहिर है अगर वो एथिकली गलत चीज़ है, आप किसी को मतलब ठीक है चेक करना था क्या कॉज है, मगर अगर आप किसी हेल्दी इंसान को मलेरिया लगवाया और बिकॉज उस टाइम पर मलेरिया का इतना इलाज भी नहीं था, तो अगर वो मर जाता तो ये बहुत ही बड़ा लाइक एथिकल मिसकंडक्ट होता। तो इसलिए आप किसी भी एक्सपेरिमेंट में किसी को लाइफ मतलब जो है लाइफ थ्रेटनिंग चीज़ से नहीं गुजार सकते। सो यहाँ पर पढ़ भी लेते हैं आंसर। ट्रांसमिशन जो ह्यूमन एंड टू एथिकली कंडक्ट करना था उनको। एक्सपेरिमेंट बाय अवॉइडिंग हार्म टू ह्यूमन। His goal was to study the transmission of malaria, and he conducted his research with strict scientific and moral responsibility. Letting an infected mosquito bite a healthy human could have led to serious illness or death. Exactly. So, especially since there are no effective treatments of malaria at that time. Instead, Ross used mirrored models and experimental controls to prove that malarial parasites are transmitted through the bite of female entities. ठीक है, तो उसने birds यूज की थी और एक कंट्रोल एनवायरनमेंट यूज किया था। यहाँ पर इंसानों को खतरे में न डाला जाए। Investigate the effect of different factors on the activity of salivary amylase. We will design an experiment. What would be the most appropriate first step to initiate? अच्छा, तो हम इस क्वेश्चन का आंसर नहीं है। अच्छा, ये वाला जो क्वेश्चन है ये आप पूरा अपना खुद से बना भी सकते हैं, चाहे तो उसको एज अ होमवर्क भी रख लो। दिस इज लाइक salivary amylase की अगर एक्टिविटी आप देखनी है तो कैसे एक्सपेरिमेंट बनाया जाए। तो पहले तो आप प्रॉब्लम रिकग्निशन हो गई, ऑब्जर्वेशन करेंगे, हाइपोथेसिस बनाएंगे, डायरेक्शंस करेंगे, एक्सपेरिमेंट होगा एंड रिजल्ट्स आ जाएंगे। ये पूरा इसका प्रोसेस है। फिर ये क्वेश्चन आई थॉट के ज़्यादा मुश्किल थोड़ा शायद हो सकता है। सो हम ये पढ़ते हैं। दिस वाज फाउंड इन ब्लड ऑफ 10 पर्सन्स, ओनली 6 ऑफ देम वर सफरिंग फ्रॉम हेपेटाइटिस बी डिजीज। वाई? अच्छा, हेपेटाइटिस बी का वायरस है ना, इससे कुछ लोग जो है, कुछ इंडिविजुअल्स, वो ज़रूरी नहीं है कि उनके अंदर सिम्टम्स आ रहे हैं, वो कैरियर्स भी हो सकते हैं वायरस से। मतलब आपके अंदर भी हो सकता है बहुत सी वायरस या बैक्टीरिया शो हो अगर टेस्ट हो, लेकिन उनके सिम्टम्स नहीं नजर आ रहे, क्योंकि हर फॉरेन सिम्टम नहीं आता। कुछ चीज़ों के आप सिर्फ कैरियर है। अभी प्लेन मतलब कैरियर का मतलब ये होता है कि आपके अंदर बीमारी है तो सही, मगर आपको खुद उससे अफेक्ट नहीं हो रहा, आप किसी और को फैला सकते हो। मतलब या तो अगर जेनेटिकली आगे मतलब आप रिप्रोडक्शन होती है, इनको बेबी होता है तो उसमें पहुंच सकता है वो, या फिर अगर जैसे वायरस की बात है तो किसी और की तरफ दूसरी फैक्टर से जा सकता है। तो हम इसका आंसर पढ़ लें। Some individuals may be carriers of virus. They have the virus in their blood but do not show symptoms. वही बात जो मैंने की। Others may be in the incubation period. हाँ, कुछ हो सकता है incubation period में हो, infected but not yet showing symptoms, or may have developed immunity after a past infection or vaccination. This shows that infection or disease are not always the same. A person can be infected, virus present without being diseased, no symptoms or organ damage.